हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं, या जो भी गलतियां आपने अभी प्रीवियस एग्ज़ाम में करी है उनके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। यानी आपकी जो मिस्टेक्स का सॉल्यूशन है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी मिस्टेक्स की बात कर लेता हूँ। तो जो मैंने जनरली देखी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक तो आप पेपर को एनालाइज नहीं कर पाते, कि मतलब आपको ये नहीं पता चलता कि पेपर हार्ड आया है या इजी आया है या मॉडरेट आया है, कि मतलब आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए कितना नहीं। और सेकंड गलती जो सबसे कॉमन देखी गई है कि आप पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में। मतलब आप टेस्ट में तो अच्छा करते हैं पर एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाते। यानी आपके असाइनमेंट, टेस्ट या आप जब घर में होते हैं तो बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, और जैसे ही पेपर की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। थर्ड मिस्टेक जो मैंने देखी है कि आप नेगेटिव मार्किंग बहुत करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और आप कुछ ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या आप कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं जो आपको आते हैं पर आपके वहाँ पे गलत हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आप स्पीड में रह जाते हैं। आपकी स्पीड ड्यूरिंग टेस्ट और असाइनमेंट में तो स्लो रहती थी पर एग्ज़ाम में और स्लो हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपको 3 घंटे बहुत कम लगते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी गई है मेल, साथ में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसे रिपीट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आज मैं इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे इन्हें आप सुधार सकते हैं और क्या चीज़ें आपको जो करनी है ताकि आपकी ये मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा सिली मिस्टेक्स की, कि जो आप बार बार बात करते हैं कि सर इजी क्वेश्चन गलत हो गया, या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी करेक्ट इनकरेक्ट, या आपने ये नहीं पढ़ा कि नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए, या आपने बहुत इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया कि उसमें लॉग की वैल्यू नहीं लगाई। तो कैसे इसे सुधारा जाए के लिए देखो मैं आपको ये कहूँगा, देखो सिली मिस्टेक्स होना कोई बेकार नहीं है। कितना भी अच्छा आपका पेपर जाए आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप 1 से 2 सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका माइंड 100% एफिशिएंसी से काम करे और आपका जो पेपर है बिल्कुल परफेक्ट चले जाए, यानी जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाए। आप देखेंगे जो टॉपर होते हैं उनकी भी सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जितने नंबर का अटैम्प्ट करते हैं उनका पूरा टोटल उतने ही मार्क्स आते हैं, या वो परफेक्टली अटैम्प्ट करता है। कहने का ये है कि उनकी भी सिली मिस्टेक्स होती हैं और कभी कभी उनसे भी वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो वो कर सकते थे। तो देखिए सिली मिस्टेक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ बुरी बात ये है कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। वो कैसे कम की जाए, कि जैसे होना तो ये चाहिए कि 2 से 3 सिली मिस्टेक्स चल जाती हैं, पर आप क्या कर रहे हैं 8 to 10 आपकी सिली मिस्टेक्स जा रही हैं। मतलब आप नेगेटिव भी कर रहे हैं, साथ में आप क्वेश्चन भी छोड़ दे रहे हैं, साथ में आप चीज़ों को मिस भी कर दे रहे हैं। कि उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपसे मैंने बार बार बोला है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बाद अपने क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करें। और रिवाइज का मतलब है कि आपको देखना है कि आपने सॉल्यूशन निकाला कैसे है, और साथ में जो ये रिवीजन आपको करना है वो थोड़े टाइम बाद करना है, पार्ट वाइज करना है। क्योंकि देखिए उसी समय अगर आप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो गलती छिपी रह जाएगी जो आपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते समय की है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जब भी पार्ट वाइज सॉल्व करें किसी भी पार्ट को, चाहे वो नेट में हो चाहे गेट में हो, तो उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करें और ये देखें कि आपने क्वेश्चन सही निकाला है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपका इतना टाइम हमेशा बचाना है अपने एग्जाम में कि आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स कम से कम हो। सेकंड है कि आप एग्जाम के दिन पैनिक हो जाते हैं, और ये पैनिकनेस आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप इजी क्वेश्चनों को भी नहीं कर पाते या हड़बड़ा जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे फिर आपको कहूँगा, देखिए पैनिक सब होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पैनिक नहीं होता एग्ज़ाम में। 99.9% बच्चे पैनिक होते हैं, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की होती है और सिर्फ उसके लिए 3 ही घंटे हमारे पास होते हैं प्रूफ करने के लिए, कि मतलब हम उसी में खुद को प्रूफ भी करें और अपनी पूरे साल की मेहनत को जस्टिफाई करें। तो देखिए पैनिक होना गलत नहीं है, पर हाँ ज़्यादा पैनिक होना गलत है, और वो अगर आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जब भी ऐसा लगे कि ज़्यादा पैनिकनेस आपके अंदर आ रही है तो आप 3 से 5 मिनट का ब्रेक लें एग्ज़ाम में और फिर रिज्यूम करें एग्ज़ाम को। और साथ में ये भी सोचें कि देखिए एग्ज़ाम तो होना ही है,
और अगर आप इसे पैनिक होकर देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस ख़राब जाएगी। पर हाँ, अगर आप इसको ईजी वे से देंगे तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम को देख के पैनिक ना हो, क्योंकि इसका वेट तो आप बहुत टाइम से कर रहे थे और अब आपके सामने एग्ज़ाम है और आपको ये देना ही है, चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, चाहे आपको ये आता हो या ना हो। तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी पैनिकनेस आपकी कम होगी। और बाकी मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं या वाटर बॉटल साथ में ले जाएं, थोड़ा वाटर पी लें, और या थोड़ा 2 मिनट तक अच्छे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। तो मुझे लगता है आपकी पैनिकनेस कम होगी और आप वापस एग्ज़ाम में रिज्यूम कर पाएंगे। थर्ड है, आप पेपर एनालिसिस नहीं कर पाते, मतलब आपको ये नहीं पता होता कि पेपर में आपको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें जो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप असाइनमेंट टेस्ट दे रहे हैं या अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज जरूर दें इस बार आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको हमेशा ये पता हो कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है और किस में आप मॉडरेट लेवल पे हैं। अब कहने का यही है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रांग पॉइंट क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और ये सब पता चलेंगी टेस्ट सीरीज से ही और रेगुलर टेस्ट देने से ही। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम से पहले 5 से 6 7 टेस्ट दे देने हैं, जिससे आपकी जो भी गलतियां आपको उसको एनालिसिस करना है और उनको रिपीट नहीं करना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम देने से पहले भी आपको उसको पढ़ के जाना है। देखिए, मैं भी ऐसे ही करता था, जब भी कोई नया टेस्ट देता था टेस्ट सीरीज में तो हमेशा पुराने टेस्ट सीरीज की गलतियां देख के जाता था, और इनफैक्ट अपने मेन एग्ज़ाम में भी मैं अपने सारे टेस्ट सीरीज की गलतियां देख के गया था, ताकि जो भी मैंने गलतियां की है उसको कम से कम किया जा सके मेन एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है यही गलती शायद आपने कर दी है कि आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करी, इसीलिए आपकी जो गलतियां थी वो टेस्ट सीरीज में भी रिपीट हो रही थी और मेन एग्ज़ाम में भी। तो इसीलिए आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का तो कम से कम पता लगा लें। फोर्थ है कि देखिए, आपकी स्पीड नहीं बनती है, आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी स्पीड नहीं बनती है। तो देखिए, स्पीड का भी यही फॉर्मूला है कि आप हमेशा से सोच के चलें कि आपको एग्ज़ाम में जैसे कि 120 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको 3 आवर्स में ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो वैसे ही आप घर पे भी ये मान के चलें कि आपको 120 क्वेश्चन करने ही करने 3 आवर में। यानी आप इतनी स्पीड रखें कि आप चाहे असाइनमेंट सॉल्व करें चाहे आप टेस्ट करें कि आपके 120 क्वेश्चन 3 आवर में आपको करने ही करने हैं। और ये प्रेशर आप हमेशा बनाए रखें ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो इससे होगा क्या, भले ही आप कभी 120 कर पाएँ या नहीं कर पाए, ये ज़्यादातर केस में आप नहीं भी कर पाएंगे, पर मेन एग्ज़ाम में इतना होगा कि आप इतना ज़रूर कर लेंगे कि आपको जेआरएफ हो जाए। क्योंकि देखिए, मेन एग्ज़ाम में ये फ़र्क होता है, एक तो आपको सारे क्वेश्चन करने नहीं होते, 120 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, 50 से 55 क्वेश्चन ही होते हैं जिसमें आपका पूरा जेआरएफ का काम हो जाता है। तो इसीलिए आप पर प्रैक्टिस 120 क्वेश्चन की करें या 100+ क्वेश्चन की करें घर पे, ताकि आप मेन एग्ज़ाम में उतना कर सकें कि आपका जेआरएफ के मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप ही अटैम्प्ट हो जाए। तो इसी से आपकी स्पीड स्केल अप होगी। नेक्स्ट है, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो देखिए, अगर आप नेगेटिव करते हैं तो आप पहले टेस्ट से ही आदत डालें कि आप चाहे 10 में से एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पर वही करें जो सही हो। उसके बाद आप धीरे धीरे नेक्स्ट टेस्ट में उसे बढ़ाएं क्वेश्चन को, फिर और नेक्स्ट टेस्ट में उससे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाएं। तो कहने का मतलब है, आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो बहुत कम क्वेश्चनों का अटैम्प्ट करें, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएं। और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा कि ये आप असाइनमेंट से स्टार्ट करें, फिर टेस्ट पे जाएं और फिर आप मेन एग्ज़ाम पे जाएं। तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो अपने आप कम हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में और बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन सब को आपको करना कैसे है। तो मैं आपको कहूँगा कि इन सब चीज़ों को अगर आपको करना है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट करें रोज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप रोज़ एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करें। जैसे आप 2020 से स्टार्ट कर लें, उसे सॉल्व करें, एक दिन में 3 घंटे बैठे आराम से उसे सॉल्व करें, और फिर आप कट ऑफ चेक करें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ में कितने नंबर आए थे। उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी रह गई, यानी मतलब पेपर किस लेवल का था और आपने किस लेवल का अटैम्प्ट किया है। फिर नेक्स्ट डे आप उससे पीछे वाले पेपर अटैम्प्ट करें, फिर आप कट ऑफ चेक करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपसे क्या कमी रह गई। तो ऐसे करते करते आप 10 to 15 डेज लगाएं सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व कर ले पीछे से, फिर आप आगे से स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, यानी 2011 से 20 की तरफ बढ़े। तो यानी कहने का मतलब है, आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 3 to 4 बार रिपीट करने, ताकि आप
हर बार अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें और साथ में आपको इसका भी आइडिया लग सके कि पेपर कैसा आता है और किस पेपर में कितने नंबर लाने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी यानी पेपर एनालिसिस की जो मिस्टेक होती है वो भी सुधर जाएगी और साथ में जो आपकी सिली मिस्टेक्स है वो भी सुधर जाएंगी और साथ में जो आपकी टाइमिंग की मिस्टेक है वो भी सुधर जाएंगी। तो ये एक सबसे इफेक्टिव तरीका है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में लगाया था और ये मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे लगता है ये आपको अभी से कर लेना चाहिए अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो अब कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो पहला तो ये कि देखिए अब आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है और इसमें आपकी काफ़ी गलतियाँ निकली हैं तो आपने ये भी चीज़ सीखी होगी एक तो कि आप सब्जेक्ट्स को छोड़ के चले जाते हैं या कुछ टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, तो प्लीज़ अब आप उनको ना छोड़िए। सेकंड, कुछ बच्चे जो ऑर्गेनिक को छोड़ के चले जाते हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे चले जाते हैं, तो मैं दोनों को यही कहूँगा देखिए आपको ना ऑर्गेनिक छोड़नी है और ना सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे रहना है। कहने का मतलब ये पढ़ के आपको तीनों ही जाना है, पर ऑर्गेनिक को आप मेन कंटेंट नहीं ले सकते क्योंकि इसके क्वेश्चन में हमेशा गलतियां हो जाती हैं कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से। तो इसीलिए आप पढ़ के तो जाएं ताकि उन क्वेश्चनों को तो आप अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल सिंपल थे, पर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर आपके पास इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल होगी तो कहीं ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी एम्बिगिटी देखने को कम मिलती है। थर्ड, जो बच्चे रिपीट प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा देखिए आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको करना यही है कि प्रीवियस ईयर तो कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स रिपीट करने हैं और साथ में जो भी आपका कंटेंट है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो उसे आप कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिपीट करें मिनिमम एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट में इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपकी गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपको जो आपका सिलेबस है वो 1 मंथ पहले ख़त्म कर देना है एग्ज़ाम से पहले, कि आप पे इतना स्पेयर टाइम रहे कि कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ और साथ में उन दिनों में जो 1 महीने आपके पास बचेंगे उनमें आप अपनी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पाएँ जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप कर रहे थे या ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने जानी थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है या कोर्स है या रिवीजन है वो भी 1 मंथ पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।